हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सीमा स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से संविधान की सीरीज चल रही है और उसी भारतीय संविधान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे भारतीय संसद के बारे में। इससे पहले हम जो देख चुके हैं वो भारतीय संविधान के भाग 1 यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, भाग 4 यानी कि नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 क जिसमें हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में देख चुके हैं, भाग 5 जिसमें हम संघ की कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि इससे पहले जो भाग 5 है, भाग 5 का एक क्वेश्चन आता है संघ की कार्यपालिका। उस संघ की कार्यपालिका को हम क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। संघ की कार्यपालिका में हमने देखा था भारत के राष्ट्रपति के बारे में, उसके बाद में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के बारे में और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज हम भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भारतीय संसद, जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे घर में अगर अपने ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं तो क्या होता है कि कोई ना कोई कानून या कोई ना कोई विधि बनानी होती है। तो विधि ना बनाने के लिए घर में कुछ मेंबर्स होते हैं जो विधि बनाते हैं। जैसे अगर अपने देखेंगे ज्वाइंट फैमिली तो दादाजी हैं, कुछ ब्रदर्स भाई हैं, मतलब उन दादाजी के लड़के हैं, कुछ पुत्र हैं, फिर उनके भी पुत्र हैं और उनके बाद में उनकी जो महिला हैं, बच्चे बच्ची हैं, इस प्रकार से क्या है उनके एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या होता है कि बड़े बड़े लोग मिलकर क्या करा रहे हैं, उस घर के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाते हैं। तो घर को चलाने के लिए नियम कायदे कानूनों की आवश्यकता पड़ रही है, उसी प्रकार से देश को बनाने के लिए भी क्या की आवश्यकता होगी, नियमों की आवश्यकता होगी, कानूनों की आवश्यकता होगी, अधिनियमों की आवश्यकता होगी। तो उनको बनाने का कार्य कौन करेगा? उनको बनाने का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो संसद ये कार्य करती है, आपको क्या करना है, विधेयकों को बनाना, नियमों को बनाना, कानूनों को बनाने का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। अब संसद 3 अंगों से मिलकर बना होता है दोस्तों। 3 अंग है संसद के। एक सबसे पहला होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। 3 जनों को संयुक्त रूप से संसद बोला जाता है। इनको अगर अलग अलग पृथक कर दिया जाएगा तो एक को भी संसद नहीं बोलेंगे। इन तीनों को अगर संयुक्त रूप से देखें, लोकसभा, राज्यसभा और आपकी प्रेसिडेंट, इन तीनों को संयुक्त रूप से संसद कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई भी विधेयक बनाया जाता है, कोई भी विधेयक आता है संसद में आता है, मतलब लोकसभा में आता है, राज्यसभा में आता है और राष्ट्रपति के पास में जाता है। तो कोई भी विधेयक जब अधिनियम बनता है, कोई भी बिल जब एक्ट बनता है, तो उस एक्ट बनने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, 3 जगह से गुजरना पड़ता है। एक लोकसभा से पास होना पड़ेगा, एक राज्यसभा में आना पड़ेगा, वहां से पास करवाना पड़ेगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में क्या होगा, फाइनली वो जो बिल रहेगा वो एक्ट बनने लग जाएगा। इसीलिए अब इन 3 जनों की आवश्यकता पड़ रही है किसी भी कानून को बनाने के लिए। इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, इन तीनों को संयुक्त रूप से संसद कहा जाएगा। संसद के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है दोस्तों कि जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था, तो भारत का संविधान जब बन रहा था तो संसद 2 तरीके से कार्य करती थी। एक कार्य करती थी संविधान सभा की तरह। संविधान सभा की तरह जब कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता जो करते थे वो राजेंद्र प्रसाद जी करते थे। अब राजेंद्र प्रसाद जी इसकी अध्यक्षता करते थे और जिस समय राजेंद्र प्रसाद जी इसकी अध्यक्षता कर रहे होंगे तो उस समय संविधान बनेगा, संविधान बन रहा होगा। ठीक है, संविधान के बारे में बात होगी, वहां पे संविधान के नियमों अधिनियमों के बारे में बात होगी। उसके बाद अगर अपने बात करें, जब यह एक संसद की तरह कार्य करेगा तो इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो गणेश वासुदेव मावलंकर करेंगे। मतलब जब संविधान सभा बन रही थी तो जब संविधान सभा ही एक संसद की तरह भी कार्य कर रही थी। बाद में जब संविधान का कार्य पूरा हो गया तो संविधान सभा को भंग कर दिया गया 24 जनवरी 1950 को और उसके बाद में संसद क्या हो गई, जारी रही। अब लोकसभा एवं राज्यसभा की बात करें और इन तीनों चीजों की बात करें तो उससे पहले अपने संसद के बारे में देख लेते हैं। तो आर्टिकल 79, 80 और 81 ये 3 आर्टिकल जो हैं वो संसद के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81। ठीक है, इसको ध्यान रखने के लिए एक छोटी सी एक ट्रिक है, इसको बोल देंगे सरल। क्या है, संसद सरल है, संसद क्या है, सरल है। तो स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। 79, 80 और 81 संसद क्या है, सरल है, संसद बहुत सरल है। ठीक है, चल तो 79 में संसद के बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो भारतीय संसद है, संसद देखो, संसद जो शब्द है, संसद का सबसे पहले बार जो किया था, निर्माण किया था वो ब्रिटिश संविधान के ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था। वहां पर इसे पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। हालांकि जो पार्लियामेंट शब्द है वो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, उसको ध्यान रखने की बात है।
तो जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट का निर्माण सबसे पहले कहां पे हुआ था, ब्रिटेन के अंतर्गत हुआ था। ये बात ध्यान रखने लायक है। तो ब्रिटेन की जो संसद है उसे पार्लियामेंट कहा जाता है, अमेरिका में जो संसद है उसे कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए अपने यहाँ पे संसद के 3 अंग, तो वहां पे भी 3 अंग होते हैं। जैसे वहां पर जो लोकसभा है उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। उसके अलावा अगर अपने राज्यसभा की बात करें, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये अमेरिका में कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। राज्यसभा को अमेरिका में सीनेट के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से अगर लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है, कहां पर, ब्रिटेन में। उसी प्रकार राज्यसभा को ब्रिटेन में जाना जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से। ठीक है, इससे पहले जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था तो 1950 के आसपास की बात करें तो उस समय भारत की जो लोकसभा थी उसे हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता था, मतलब जनता के सदन के नाम से जाना जाता था, और इसे काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यों के सदन के नाम से जाना जाता था। तो ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि संसद का कंपैरिजन करने की बात आ जाएगी, अमेरिका की संसद की और ब्रिटेन की संसद से भारत के संसद की तुलना की बात आ जाएगी। तो इसमें आपको कुछ तथ्य याद रखने होंगे। भारत की संसद को संसद कहा जाता है, ठीक है, ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट और अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखने की बात है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर आपने बात करें तो भारत में जो संसद का निर्माण किया था वो जो एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था, एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। एडविन लुटियंस जो मुख्य वास्तुकार थे वो एडविन लुटियंस थे। इसलिए जो संसद या उसके आसपास वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को लुटियंस दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो संसद भवन का जो निर्माण किया था एडविन लुटियंस जी के द्वारा किया गया था, इसीलिए उस पूरे क्षेत्र को लुटियंस दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, संसद आर्टिकल 79 अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आर्टिकल 80 और 81 पे बात करेंगे, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने की अपने कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो लोकसभा के ही अलग अलग नाम है। जैसे लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन, मतलब निचला सदन, उसी प्रकार से लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है तो इसको बोला जाता है उच्च सदन। इन दोनों को निम्न सदन और उच्च सदन क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि इसमें जो जनता के चुने गए आम लोग यहाँ पर जाते हैं और इसमें ऐसा माना जाता है कि उच्च वर्ग के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग यहाँ पे क्या होते हैं, बैठे हुए होते हैं, इसलिए क्या इसे कहा जाता है उच्च सदन कहा जाता है, या उच्च वर्गों का सदन या वृद्धों का सदन कहा जाता है। वृद्धों का सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जोड़े हाई थिंकिंग के पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठते हैं। यहाँ पे निम्न सदन बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे युवाओं का सदन बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इसको प्राथमिक सदन बोला जाता है और इसको द्वितीयक सदन बोला जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो चुनाव होता है, लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से हो रहा है। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से जनता के द्वारा सीधे चुनकर भेजा है तो वो प्राथमिकता दी जाएगी उनको, वो प्राथमिक हो जाएंगे। और यहाँ पर जनता के द्वारा चुनकर गए हुए लोग नहीं है, यहाँ पर जो चुनाव होकर गए हुए हैं लोग, जो निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुनकर गए हुए होते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष, इसे द्वितीयक सदन कहा जाता है। इसे द्वितीयक सदन कहा जाता है, इसे प्राथमिक सदन कहा जाता है, इसे निम्न सदन, इसे उच्च सदन, इसे जनता का सदन या युवाओं का सदन, इसे वृद्धों का सदन कहा जाता है। इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से जाते हैं, इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से जाते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से वही जो व्यक्ति 18 साल से ज्यादा आयु का है उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा, वह व्यक्ति क्या कर देगा, वहां पर जाके वोट डाल सकता है और अपना जो सदस्य है, अपने जो क्षेत्र का, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी का जो सदस्य है उसे चुनकर भेज सकता है। हालांकि इससे पहले ये आयु जो थी वो 21 साल थी, लेकिन इसको बाद में परिवर्तित कर दिया एक संविधान संशोधन के द्वारा। राजीव गांधी जी के द्वारा इसको परिवर्तित किया गया था और इसकी आयु घटाकर कर दी गई थी 18 साल। इससे पहले जो यहाँ पे था, जो निर्वाचन होता था वो 21 साल से ज्यादा आयु वर्ग वाले व्यक्ति उसमें निर्वाचन में हिस्सा ले सकते थे। अभी 18 साल से ज्यादा वर्ग वाले व्यक्ति निर्वाचन में हिस्सा ले सकते हैं। ये आर्टिकल का आपका 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, राजीव गांधी जी के द्वारा किया गया था। और उसी के बाद से क्या कर दिया गया, 18 साल से ज्यादा वाले व्यक्ति क्या कर सकते हैं, जो उस क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में उनका नाम आता है वो क्या कर सकते हैं, वोट क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ऐसा प्रावधान किया गया है। अब इसके बाद बात करें अपने, तो ये एक स्थायी सदन है राज्यसभा, और जो लोकसभा है वो एक अस्थायी सदन है। इन दोनों में क्या अंतर होता है, स्थायी और अस्थायी से हम क्या समझते हैं, तो स्थायी सदन इसलिए है क्योंकि इसका क्या नहीं होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है।
इसको भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको भंग किया जा सकता है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में। इसका जो लोकसभा का कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 साल का होता है। 5 साल के बाद में इसको क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वह अनंत काल तक चलता है, मतलब इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जरूर होता है वो जो 6 साल का होता है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल भी 5 साल का होगा और लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल होगा। हालांकि आपातकाल की स्थिति में क्या किया जा सकता है, लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, और ऐसा कितनी भी बार किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो। तो 1975, 1976 में और 1977 में ऐसा किया गया था कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल लगाया हुआ था उस समय, तो 1-1 साल करके 2 बार कार्यकाल बढ़ाया गया था, और उस समय जो लोकसभा कार्यकाल हो गया था वो लगभग 7 साल का चला था। ठीक है, लेकिन ये तो स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल रहता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल रहता है, न कि राज्यसभा का कार्यकाल रहता है। 6 वर्ष का कार्यकाल रहता है। 6 वर्ष के कार्यकाल के बाद में वह फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब दोबारा चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 6 साल के बाद में उन्हें पुनः निर्वाचित होकर आना होता है। राज्यसभा के चुनाव की बात करें तो राज्यसभा के चुनाव में जो हिस्सा लेते हैं वो जो प्रत्येक राज्य है उन राज्यों के जो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो विधानसभा के सदस्य करते हैं उस राज्यसभा के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। और राज्यसभा का चुनाव उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का होता है, एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय मत प्रणाली के माध्यम से गुप्त मतदान के द्वारा क्या होता है, राज्यसभा का चुनाव किया जाता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से। 1/3 सदस्य, मान लो 300 सदस्य, ऐसा कटने जैसे 240 सदस्य, 240 सदस्य को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 80, तो 80 मेंबरों का चुनाव 2012 में होगा, फिर दूसरे 80 का कितना होगा 2014 में, फिर दूसरे 80 का कितना होगा 2016। अब इनका कार्यकाल कितना हो गया 2, 4 और 6। अब जो 2012 में जिनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था उनका कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है, 2018 में समाप्त हो रहा है, तो उनका कार्यकाल वापिस कब समाप्त होगा, कब होगा उनका चुनाव 2018 में होगा। जिनका 2014 में कार्यकाल स्टार्ट हुआ था उनका कब हो जाएगा 2020 में, जिनका 2016 में स्टार्ट हुआ था उनका कब हो जाएगा 2022 में। तो प्रत्येक 1/3 सदस्यों का जो चुनाव होता है 6 साल के बाद में होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी लायक है। सीटों की संख्या की बात करें तो टोटल सीटें कितनी हैं, तो 530 जो सीटें हैं, जो लोकसभा की 530 सीटें हैं वो राज्यों से आती हैं, सारे राज्यों से मिलकर आती हैं। 13 जो आती है संघ शासित क्षेत्रों से आती है और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों के द्वारा आती है। इस प्रकार इसकी संख्या हो जाती है 545, लेकिन इसकी अधिकतम संख्या जो है वो 552 है। अधिकतम संख्या कितनी है 552 है। 552 मेंबर क्या कर सकते हैं, अधिकतम हो सकते हैं। क्यों, अब ये सर 7 मेंबर कहाँ गए, तो ये जो 7 मेंबर है वो POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहां के लिए निर्धारित कर दी गई है। जब भी उसे अपने देश में वापस से मिला लिया जाएगा, जैसे ही वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर हो जाता है तो फिर से क्या कर लिया जाएगा, वह क्षेत्र वहां पर ये जो 7 सीटें हैं वहां पर दे दी जाएगी, मतलब वहां के लिए निर्धारित पहले से कर दी गई है। चलिए, उसके अलावा अगर राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 229 संघ शासित क्षेत्रों से आती हैं। 4 जो आती हैं वो आती है आपकी यूटी, 2 यूटी है, जैसे आपकी एक यूटी है दिल्ली से ही आती है, ठीक है। और 12 जो है 12 जो सदस्य होते हैं उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। ये आर्टिकल जब राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तब भी बताया था कि आर्टिकल 80A जो है उस 80A में क्या किया गया है, राष्ट्रपति को जो कला विज्ञान समाज सेवा आदि क्षेत्रों से आ रहे हैं उन व्यक्तियों को क्या कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या किया जाएगा, राज्यसभा में नामित किया जाएगा। ठीक है, तो 245 जो मेंबर हो जाएंगे, ये 245 मेंबर इस तरह से हो जाते हैं। और अगेन यहाँ पर 5 अधिकतम हो सकती है, तो 5 कहाँ के लिए छोड़ दी गई है, वही POK के लिए यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए छोड़ दी गई है। यहाँ पर एक दोस्त और रह गया है कि अस्थायी सदन है, इसकी समयावधि निश्चित 5 वर्ष की होती है। इससे पहले भी इसे भंग किया जा सकता है, किसके अनुमति पर, या कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। कौन बोलेगा, तो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जब भी बोल देगा। तो ऐसा बहुत बार हुआ है, 1970 में हुआ, 1977 में, 79 में, 84 में, 89 में, 91 में, 97 में और 99। ठीक है, तो 70 में इंदिरा गांधी, 77 में इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। ठीक है, यहाँ फिर पे वापिस कौन से आ जाएंगे, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी। ठीक है, और यहाँ पे जो तीसरे मोर्चे की सरकार वगैरह रही थी उस समय की है, यहाँ पे 2-3 जो बातें हैं, ठीक है, वो है। बाद में फिर यहाँ पे अटल जी और अटल जी के समय की बात है। चलिए, तो ये आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर आगे बात करें सदस्यों की योग्यता के बारे में बात करें तो दोनों के सदस्यों की योग्यता एक समान होती है। भारत का क्या होना चाहिए, उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए
25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेना होता चाहिए। इधर राज्यसभा के सदस्य की बात करें तो वो 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया होना चाहिए। उसका जिस क्षेत्र में वो रह रहा है उस क्षेत्र की निर्वाचन नावली में उसका क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। ठीक है, तो इसी से पता चलता है कि हाँ आप उस क्षेत्र में रह रहे हैं। हालांकि वो किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उस क्षेत्र की निर्वाचन नावली में क्या होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आई थिंक आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाभ का पद यानी क्या। लाभ का पद यानी कुल मिला के सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। SC/ST एक्ट में दोषी नहीं होना चाहिए, या 2 साल से ज्यादा की सजा उसको नहीं हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन इधर भी फॉलो करती है, सिवाय एक चीज के कि यहाँ पे 25 वर्ष की आयु है तो इधर की आयु जो हो जाएगी वो 30 वर्ष की आयु हो जाएगी। बाकी सारी की सारी कंडीशन, बाकी सारी की सारी योग्यता इधर भी सेम के सेम निर्धारित कर दी गई है। उसके बाद में आरक्षण की बात करें तो आरक्षण में क्या मामला है, तो आरक्षण में जो होता है, लोकसभा में आरक्षण की बात की गई है, लेकिन राज्यसभा में ऐसी कोई आरक्षण की बात कहीं नहीं कही है। मतलब जो राज्यसभा की सीटें हैं उसमें किसी भी प्रकार का आरक्षण देने का कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन लोकसभा में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में आरक्षण देने का प्रावधान जो किया गया है वो उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर उस वहां के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। SC को 84 सीटें निर्धारित कर दी गई है टोटल, क्योंकि जनसंख्या में उनका जो हिस्सा होगा वो लगभग 84 सीटों के आसपास आ रहा होगा। ST यानी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, यहाँ पे आ जाएगा ST यानी शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति। 47 सीटें इसकी हैं। 47 गुना कितना होता है, 84 नहीं 94 होता है, तो 94 से 10 कम, तो यहाँ पे याद रख लेंगे 47 84। ठीक है, तो 84 SC के लिए निर्धारित कर दी गई है, 47 ST के लिए निर्धारित कर दी गई है, और ये राज्यवार जनसंख्या के आधार पर निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, उसके अलावा इनको जो आरक्षण है ये विधानसभा की सीटों में भी आरक्षण देने की बात की गई है, लेकिन जो विधानसभा की सीटों में जो आरक्षण दिया जाता है वो आर्टिकल 332 के तहत दिया जाता है। लेकिन जो राज्य मतलब संघ सरकार में जो चुनाव हो रहे हैं, मतलब जो संसद के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, वो आर्टिकल 330 के तहत ये SC और ST को क्या किया गया है, आरक्षण देने की बात की गई है। ठीक है, उसके अलावा 2 एंग्लो इंडियन जो आर्टिकल 331 था, वो आर्टिकल 331 बोलता है कि 2 एंग्लो इंडियन ये जो थे 2 एंग्लो इंडियन समुदाय का किसमें, लोकसभा में क्या किया जाएगा, मनोनयन किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगर उनका क्या नहीं है, अगर उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो हालांकि इसको 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको हटा दिया गया है। चलो, उसके अलावा आपको यह भी बता दें कि 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा यह भी कहा गया है कि जो SC/ST का जो आरक्षण समाप्त होने वाला था 2020 में, उस आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया गया है और उस आरक्षण की सीमा को कर दिया गया है 2030 तक। मतलब अगर जो आरक्षण हटाने के पक्ष में रहते हैं, मतलब वो ये बात जान ले कि 2030 तक तो आरक्षण हटने वाला नहीं है। जो आरक्षण, जिसको आरक्षण मिलता है दोस्तों उसको लगता है कि हाँ आरक्षण मिलना चाहिए, जिसको नहीं मिलता है उसको ऐसा लगता है कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आज भी आप देश के बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में जाएंगे जहां पर आपको जाकर लगने लग जाएगा कि नहीं, वास्तविकता में आरक्षण अभी भी जारी रहना चाहिए। ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं। ठीक है, तो जिसको मिलता है उसको अच्छा लगता है, जिसको नहीं मिलता है उसको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, चलो उसके अलावा क्या बात कर दी गई है, उसके अलावा क्या बोल दिया गया है कि 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 के द्वारा क्या बोल दिया गया है कि लोकसभा एवं राज्यसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 2026 तक कांस्टेंट रहेगी। मतलब इनको नहीं बढ़ाया जाएगा, यहाँ से 552 ही रहेगी और यहाँ पर 250 ही रहेगी। हुआ ये था दोस्तों कि 1971 के दौर चल रहा था और उस समय बोला गया था कि जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बात चल रही थी। जैसे ही जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बात कही तो नीचे वाले जो साउथ वाले क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया कि जनसंख्या नियंत्रण वाले कानून को अच्छी तरीके से लागू किया और उन्होंने जनसंख्या पर अच्छा नियंत्रण पाया। लेकिन फिर बाद में उन्हें पता चला कि क्या हो रहा है हमारे साथ, तो ये चोट हो रही है। क्या चोट हो रही है भाई साहब? कि चोट ये हो रही है कि जैसे जैसे उत्तर भारत के लोगों की जनसंख्या बन रही है तो उनका संसद में प्रतिनिधित्व भी बढ़ रहा है। अब क्या किया जाए, भाई साहब, अपने भी जनसंख्या बढ़ाओ, नहीं तो ये तो लॉस हो जाता। तो क्या किया गया कि जनसंख्या को नियंत्रण किया हुआ रखे और उनका प्रतिनिधित्व भी कम नहीं हो।
इसके लिए क्या किया गया, अलग अलग आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए और इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के आधार पर ये एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये भी किया गया था 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001। इसमें यह बोल दिया गया कि 2026 तक सीटें कांस्टेंट रहेगी। इससे पहले हालांकि इससे पहले का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उसमें 2001 तक की बात कही गई थी, फिर बाद में 2001 में बढ़ा दिया और इसे 2026 तक कर दिया है। ठीक है, चलिए लोकसभा और राज्यसभा की और विधानसभाओं की सीटें कांस्टेंट रहेगी, ये बात इसमें बोल दी गई है। विधानसभाओं भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, सभी विधानसभाओं की सीटें क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। चल अब आगे बात करें तो इनकी शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी शक्तियों में बात करें तो धन विधेयक के संबंध में जो लोकसभा की शक्ति हो जाती है वो ज्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास में ज्यादा अधिकार नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि धन विधेयक जब भी पारित किया जाएगा तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति किससे हो रहा है, तो राष्ट्रपति उसे हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर देगा जब तो पास हो जाएगा। उसके बाद में जो राज्यसभा के पास में जब धन विधेयक पास होने के लिए जाता है तो राज्यसभा केवल उसे 14 दिन तक ही रोक सकती है। 14 दिन से ज्यादा अगर नहीं रोक सकती, ज्यादा रोकेगी तो स्वतः ही पारित हो जाता है। इसलिए धन विधेयक के संबंध में क्या हो जाती है, इसके पास में पावर बढ़ जाती है राज्यसभा की तुलना में। उसके अलावा संयुक्त अधिवेशन, जब ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस बुलाए जाते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है कि बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा तो इसमें 550 सीटें हैं, मतलब 545 है, उसमें 245 है, तो मतलब टोटल कितनी हो जाएगी, 790 सीटें हो जाएगी। तो 790 का अगर आपने देखें तो 350 और कितना आ जाएगा 45, मतलब 395। तो 395 सीटें तो इक्वलिटी लोकसभा के पास में है और राज्यसभा के पास में इतनी सीटें नहीं है। तो ये क्या हो जाती है, लोकसभा क्या हो जाती है, इसमें ताकतवर हो जाती है और ये शक्तिहीन हो जाती है। ये शक्तिशाली हो जाती है और ये शक्तिहीन हो जाती है। चल उसके अलावा राज्यसभा की अगर शक्तियों की बात करें तो राज्यसभा की जो शक्ति है उसमें सबसे जो मुख्य शक्ति है आर्टिकल 249, आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 क्या बोलता है दोस्तों? आर्टिकल 249 बोलता है कि अगर क्या करना है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है। जैसे क्या है कि जो हमारे भारतीय संविधान में 3 अलग अलग सूचियां बना दी है, एक राज्य सूची, एक केंद्र सूची, संघ सूची और एक समवर्ती सूची। मतलब कुल मिला के आप ये देखो वेन डायग्राम आपने कभी जो सिलोजिज्म किया होगा, मतलब उसमें ये बोल दिया है कि ये राज्यसभा, ठीक है, ये लोकसभा, ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों मिक्स। मतलब ये क्या बोल दिया है कि ये राज्य सूची के विषय हैं, ये केंद्र संघ सूची के विषय हैं और ये क्या बोल दिया, समवर्ती, यानी दोनों के विषय हैं। क्या बोल दिया है, दोनों के विषय में। तो राज्यसभा की सूची पर राज्यसभा कानून, राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाएगा, संघ सूची के विषय पर संघ कानून बनाएगा और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकता है। लेकिन भारतीय संविधान में एक ये बात इंटरेस्टिंग, थोड़ा मतलब बहुत अच्छा से बनाया गया है इसको। तो क्या किया गया है, राज्यसभा को यह अधिकार दे दिया गया है कि ये राज्य सूची के जो विषय हैं इन पर कानून बनाने का अधिकार आप प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर संघ सरकार को अगर राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाना है तो वो बना सकती है। कैसे बना सकती है? वो जो कार्रवाई स्टार्ट होनी है उस कानून को बनाने की, वो राज्यसभा से स्टार्ट होनी चाहिए। राज्यसभा के 2/3 बहुमतों से पारित हो जाए, फिर लोकसभा के 2/3 बहुमतों से पारित हो जाए, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे तो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाया जा सकता है संसद के द्वारा। लेकिन उसकी कार्रवाई कहां से स्टार्ट होनी चाहिए? राज्यसभा से स्टार्ट होनी चाहिए। अब ये जो कानून रहेगा वे केवल 1 साल तक ही मान्य रहेगा। 1 साल बाद वह क्या हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल 312 क्या बोलता है, ये समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 249, आर्टिकल 312 क्या बोलता है, किसी भी सेवा को अगर ऑल इंडिया सर्विसेज यानी अखिल भारतीय सेवा क्या करना है, घोषित करना है, तो उस अखिल भारतीय सेवा घोषित करने के लिए जो विधेयक लेकर आया जाएगा वो राज्यसभा में ही लाया जाएगा और राज्यसभा ही किसी भी सेवा को अखिल भारतीय सेवा क्या कर सकती है, घोषित कर सकती है। उसको घोषित करने की कार्रवाई स्टार्ट कर सकती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि वर्तमान में क्या है कि कितनी भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं भारत में अभी कार्यरत है। उसके अलावा अगर बात करना दे तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा कि उसके अलावा देख लो उपराष्ट्रपति को हटाने की जो शक्ति होती है, हटाने की जो प्रक्रिया होती है, जब आपने उपराष्ट्रपति पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति जी को हटाने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि वो राज्यसभा के लिए कार्य करते हैं, इसलिए जब भी उपराष्ट्रपति जी को हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो वो कहां से स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी आपके राज्यसभा से ही स्टार्ट होगी, लोकसभा से स्टार्ट नहीं हो सकती है। उसके अलावा अगर आपको बता दें आपातकाल के संबंध में,
मतलब जब भी आपातकाल लागू करना होगा या उसको हटाना होगा उसके संबंध में, या फिर कोई संविधान संशोधन विधेयक आ रहा है उसके संबंध में, या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा है, या राष्ट्रपति के चुनाव की अगर कुछ बात हो रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियां जो हो जाएगी वो समान हो जाएगी। मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा कहाँ हो जाएगी, वहां पे समान हो जाएगी। हालांकि जब भी अगर मंत्रिमंडल का बात हो रही है तो मंत्री का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो मंत्री बनाया जा सकता है वो लोकसभा के सदस्य को भी बनाया जा सकता है, राज्यसभा के सदस्य को भी बनाया जा सकता है। मंत्री बनाया जा सकता है तो प्रधानमंत्री भी क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से लोकसभा एवं राज्यसभा के जो भी मेजर पॉइंट होते थे, जो मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु होते थे, वो हम सबको हमने देखने की कोशिश करी है। इसके बाद में जो अगला वीडियो आने वाला है उसके अंतर्गत हम लोकसभा के जो अधिकारी होते हैं, लोकसभा के संबंध में जो अलग अलग शब्दावलियां उसको देखने की कोशिश करेंगे, राज्यसभा के संबंध में जो अलग अलग शब्दावलियां उसको देखने की कोशिश करेंगे, संसद के संबंध में संसद के सदस्यों को क्या क्या चीजें प्राप्त होती है, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी ये मेहनत जो हम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए, अगर ये हमारी आपको मेहनत अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें इसी प्रकार का मोटिवेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाने का। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय